तो इस मूवी की शुरुआत इंसीडियस पार्ट 2 के एंडिंग से शुरू होती है, जहां पर जोश और डाल्टन की यादें यानी उनके साथ जो भी खतरनाक घटनाएं हुई हैं उनको मिटा दिया गया था, जिससे कि वो लोग दोबारा द फर्दर या फिर शैतानों की दुनिया में ना पहुंच जाए, जहां पर बहुत सारी इवल स्पिरिट रहती हैं। अब करीब 10 साल बीत जाते हैं और हमें फ्यूनरल को दिखाया जाता है, जो कि जॉश के मॉम लॉरेन लैम्बर्ट का होता है। यहाँ पर जॉश और उसकी पूरी फैमिली मौजूद होती है। अब हम इन लोगों को आपस में बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ पर हमको पता चलता है कि जॉश और उसकी वाइफ रिने का डिवोर्स हो चुका है और जॉश पिछले काफी वक्त से परेशान और स्ट्रेस्ड आउट रहता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हादसे हुए थे इंसीडियस पार्ट 2 के, उसके बाद से वो अपने बच्चों को उतना अच्छा टाइम और केयर दे ही नहीं पाया। और हम जानते हैं कि यहाँ पर वो गलत भी नहीं है, क्योंकि उसे तो कुछ याद भी नहीं था कि तब हुआ क्या है। उनकी यादों को मिटा दिया गया था। उसके और उसके बड़े बेटे डाल्टन के रिश्ते भी आपस में ठीक नहीं थे और वो दोनों उनके बीच की चीजों को ठीक कर भी नहीं पा रहे थे। अब फ्यूनरल के बाद में सभी लोग वहां से जाने लगते हैं और फ्यूनरल के अंदर कार्ल भी आया हुआ था और कार्ल को हम सेकंड पार्ट में थोड़ा सा अच्छे से जान पाए, जिसने एलिस का बहुत साथ दिया था। खैर अब डाल्टन यहाँ पर कार्ल को देखता है, लेकिन उसे वो साल याद नहीं था जब वो लोग उसके पास में आए थे और उसकी मदद करी थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसको पहचानता कैसे, और वो तभी कार्ल से पूछ लेता है कि वो कौन है और वो कह देता है कि वो लॉरेन का ही एक अच्छा दोस्त है। खैर अब यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं और जॉश भी जाने लगता है, जिसकी कार के पीछे हम एक शैडो को देख पाते हैं। और हाँ, ये एक स्पिरिट है, लेकिन ये किसकी है हमको आगे पता चल जाएगा। अब जॉश यहाँ पर डाल्टन को उसके कॉलेज छोड़ने जाता है और उनके बीच के रिश्ते पहले ही खराब थे और उनके बीच में छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है। ये लोग यहाँ पर कॉलेज पहुंचते हैं जहाँ डाल्टन ड्राइंग आर्ट्स पढ़ने वाला था। अब डाल्टन को उसके रूम में छोड़ते टाइम जॉश उससे बात करने लगता है और डाल्टन ने रिसेंटली ही लॉरेन की एक ड्राइंग बनाई थी, जिस पर जॉश बोलता है कि डाल्टन ने कभी उसे ड्रॉ नहीं किया और वो तो फिलहाल उसके पास भी है। उसने अपने बच्चों के लिए कितना कुछ किया है, जबकि उसके खुद के डैड उसके साथ नहीं थे, जिन्होंने जॉश के बचपन में ही खुद को खत्म कर लिया था। खैर अब डाल्टन अपने पिता की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उनकी काफी बहस हो जाती है, जिससे कि जॉश वहां से चला जाता है। अब रूम के अंदर दो लोगों को रहना था और डाल्टन के साथ क्रिस नाम की एक लड़की रूम शेयर करती है, जो कि रूम चेंज करने की रिक्वेस्ट डाल देती है, लेकिन चेंज होने में कम से कम एक दिन का वक्त लगने वाला था, तो आज रात उसको वहीं पर रुकना पड़ता है। खैर अब जॉश कॉलेज से बाहर आ जाता है। वो बहुत ही दुखी था और उसे लगता है कि उसके साथ में जो हो रहा था वो डिजर्व नहीं करता। अब इधर डाल्टन और क्रिस आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ पर बातों ही बातों में डाल्टन उसको बताता है कि उसे 10 साल पहले का एक साल भी बिल्कुल याद नहीं है, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और उसे अब अंधेरे से भी डर लगता है। खैर तभी हमें डाल्टन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी आर्ट क्लास में था और वहाँ पर वो अपनी टीचर को लॉरेन की ड्राइंग दिखाने वाला था, लेकिन उसको लगता है कि वो ड्राइंग अच्छी नहीं होगी, तो वो उसको फाड़ देता है। तभी उनकी प्रोफेसर सबको उसके मन के अंदर दबे हुए ख्यालों से ड्राइंग करने को बोलती है और डाल्टन अपने मन में झांककर एक ड्राइंग बनाता है और ये ड्राइंग होती है एक डोर की, और ये डोर द फर्दर का वो डोर है जहाँ से डीमन उनके पास आ सकते हैं, खासकर कि वो लिपस्टिक फेस डीमन, जो कि पहली मूवी और इस पूरी सीरीज का ही मेन कैरेक्टर है। खैर तभी डाल्टन को उस डीमन का हाथ हॉन्ट करता है और जोश को भी अपने नाइटमेयर में वही रेड डोर दिखाई देती है, यानी कि यहाँ पर सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई थी। अब डाल्टन की ड्राइंग में थोड़ा सा खून लग जाता है, तो वो उसको थोड़ा सा फैलाता है, जिससे कि वो डोर लाल हो जाता है और हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर कहानी उसी रेड डोर के बारे में होने वाली है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जोश और डाल्टन दोनों को ही वो साल याद नहीं है, यानी कि इंसीडियस 1 और इंसीडियस 2 के सारे हादसे उनको याद नहीं थे, क्योंकि उनकी मेमोरीज को इरेज कर दिया गया था। खैर अब हम जोश को देख पाते हैं, जो कि परेशान होकर अपना MRI स्कैन कराने गया था और स्कैनर के अंदर जाते ही वहाँ की लाइट चली जाती है। वो परेशान होकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता और अब उसको एक डिमोनिक वॉइस सुनाई देती है कि डोर ओपन हो चुका है, जिसके साथ ही उसको पार्कर क्रेन का घोस्ट हॉन्ट करता है, जिससे वो बहुत डर जाता है। खैर अब जोश फाइनली स्कैनर से बाहर आता है और डॉक्टर उसके पास में आता है। जोश यहाँ पर डॉक्टर पर काफी गुस्सा करता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि वो तो स्कैनर के अंदर ही सो गया था और स्कैन काफी अच्छे से हो गया है, यानी कि यहाँ पर जोश को भी समझ में नहीं आता कि वो अंदर सोया कैसे। डॉक्टर उससे कहता है कि ये मेमोरी लॉस और कंफ्यूजन वाली स्टेट स्ट्रेस की वजह से हो सकती है और वो ये पता करे कि उसकी फैमिली के अंदर क्या किसी को दिमागी बीमारी तो नहीं थी, तब तक वो कुछ ब्रेन एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकता है। तभी हम डाल्टन को देख पाते हैं, जो कि अपने रूम में था और यहाँ पर वो उस रेड डोर वाली ड्राइंग को देखता है और लाइट अचानक से चली जाती है और लैंप ऑन करने पर उस पर खून लगा हुआ था, साथ ही साथ और भी जगह पर काफी खून था। उसके साथ ही उसे कोई भूत भी हॉन्ट करता है, जिससे कि वो बहुत डर जाता है। लेकिन तभी क्रिस वहां पर आ जाती है और सब कुछ अचानक से नॉर्मल हो जाता है। क्रिस अपना सामान लेने आई थी, जिसे नया रूम मिल चुका था, और वो डाल्टन से बात करने लगती है और मस्ती करने के लिए वो उसको एक पार्टी में ले जाती है। यहाँ डाल्टन और वो एक रूम में आते हैं और वो कुछ काम से बाहर चली जाती है और डाल्टन को एक लड़की की स्पिरिट दिखाई देती है, जो कि रिसेंटली ही मारा गया था, और वो डाल्टन से कहता है कि वो उसे रोक दे और डोर बंद कर दे। लेकिन डाल्टन ये बात समझ नहीं पाता कि वो बोलना क्या चाहता है। फिर वो घोस्ट उसे और हॉन्ट करता है, लेकिन तब तक क्रिस वहां पर आ जाती है और वो लोग हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। अब हॉस्टल आकर डाल्टन उसी रेड डोर की ड्राइंग को पूरी करने लगता है, उसके पीछे के रहस्य को जानने के लिए। तभी वो अपनी आंखें बंद करता है और अनजाने में एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने लगता है और हॉस्टल के अंदर ही घूमते हुए क्रिस के रूम तक पहुंच जाता है, यानी कि उसकी स्पिरिट यहाँ वहाँ घूम रही थी और उसकी बॉडी वहीं पर थी और वो वहाँ पर रखा हुआ इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, जिससे कि क्रिस जाग जाती है और अचानक से ये डाल्टन की स्पिरिट अपनी बॉडी में वापस आ जाती है। खैर अब क्रिस उसके पास में आती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा था। इस पर वो कहता है कि उसे भी नहीं पता कि अभी क्या हुआ। वो सपने जैसे जगह में गया था, लेकिन वो सपना नहीं था और उसे लगता है कि या तो वो किसी चीज के करीब जा रहा था या फिर कोई चीज उसके करीब आ रही थी। अब तभी हम जॉश को देख पाते हैं, जो कि अपने घर पर था और यहाँ पर उसे कोई स्पिरिट हॉन्ट करती है या फिर यूं कहे कि उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन वो तुरंत ही गायब हो जाती है। और हम जानते हैं कि इन दोनों के पास में एक गिफ्ट है, जो कि है एस्ट्रल प्रोजेक्शन का। खैर अब उसे एक बॉक्स मिलता है जिस पर किसी का नाम लिखा हुआ था और वो उसको ओपन करके देखता है, तो इसके अंदर उसकी मदर और उसके डैड की फोटोज थी और जिस स्पिरिट ने उसको हॉन्ट किया था ना, वो उसके फादर की थी। खैर अब हम डाल्टन को देखते हैं, जो कि उस पेंटिंग के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने छोटे भाई से भी पूछताछ करता है, लेकिन उसको कुछ खास समझ में नहीं आता। हालांकि उसने अपनी मेमोरीज के टुकड़ों से एक साया भी उस डोर के सामने बना लिया था, लेकिन ये किसका साया है ये फिलहाल हमको नहीं पता। खैर तभी वहां पर क्रिस
क्रिस आ जाती है जो कि उसको बताती है कि जो डाल्टन ने फील किया है वो असल में एस्ट्रल प्रोजेक्शन है। और वो उसको कुछ वीडियोस भी दिखाती है जिसके अंदर हम देख पाते हैं स्पेक्स और टकर को, जो कि एलिस के साइड किक्स थे, यानी कि उसके पार्टनर्स थे। और यहाँ पर हम एक सेशन का वीडियो एलिस का भी देख पाते हैं जिसके अंदर वो बताती है कि द फर्दर में फंसे हुए स्पिरिट तकलीफ में होती है, जिन्हें सदियों तक उनके पापों की सजा काटने के लिए वहां पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन वहां पर खाली स्पिरिट नहीं बल्कि ढेर सारे डीमंस भी होते हैं और वो हमारी दुनिया में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी दुनिया के अंदर तबाही भी मचाना चाहते हैं। खैर अब डाल्टन उस लड़के के स्पिरिट को कॉन्टैक्ट करने की बात करता है जिसने उसको होल्ड किया था, और वो कॉन्टैक्ट उसे इसलिए करना चाहता था क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि वो डोर के बारे में क्या कहना चाहता था। अब डाल्टन और क्रिस वहां पर जाते हैं और वहां पर एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ पता लगा पाए उससे पहले ही डीमन क्रिस के ऊपर हमला कर देता है और बाकी होस्ट उसको परेशान करने लगते हैं। अब डीमन के हमला करने से होता यह है कि क्रिस वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसको निक नाम का एक लड़का होश में लेकर आता है, जो कि वही है जिसकी पार्टी में ये और डाल्टन गए थे, और डाल्टन भी वापस जाग जाता है। अब तभी हम जोश को देखते हैं जो कि एक आदमी के बारे में पता करने जाता है जिसका नाम बेन होता है, और उसको पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके ही फादर थे जिन्होंने खुद को खत्म कर दिया था और वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर पाते थे। अब जॉर्ज रेने के पास में जाता है और दूसरी ओर डाल्टन भी अपने भाई से पूछता है कि उसे कुछ याद है कि 10 साल पहले क्या हुआ था। इस पर वो कहता है कि उसके दिमाग के अंदर एक तस्वीर तो है जो कि उसको सच लगती है, लेकिन मॉम कहती है कि वो बस उनका वहम था, यानी कि पूरी फैमिली को यहाँ पर सब कुछ पता था लेकिन इन दोनों को बताना नहीं चाहते थे। अगर इनकी मेमोरीज वापस आ जाती है तो ये फिर से एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने लगेंगे जिससे इनकी फैमिली के अंदर फिर से तबाही मच जाएगी। खैर अब डाल्टन उस पेंटिंग को पूरा करता है तो उसमें असल में जॉश ही था हैमर के साथ में, और ये यादें तब की है जब जॉश ने प्रोसेस होकर उसको खत्म करने की कोशिश करी थी पार्ट 2 के अंदर। अब डाल्टन बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है और दूसरी ओर जोश भी रेने से बात करता है और उसको बताता है कि बेन का उसकी मदर के लिए आखिरी नोट ये था कि सब कुछ उसके साथ खत्म होगा, लेकिन क्या खत्म होगा इस बात को वो नहीं जानता है। खैर अब हार कर उसकी बीवी रेने उसे सब कुछ बता देती है जो कि पहले हुआ था, उसने क्या किया था, उसके साथ में क्या हुआ था, सब कुछ बता देती है। अब ये बात सुनकर वो बहुत दुखी हो जाता है कि उससे ये सब छुपाया गया था। हालांकि रेने बताती है कि ये सब कुछ रोकने के लिए था, उसकी यादों को दबाना जरूरी था और वो बच्चों को नहीं समझा पा रही थी कि क्या हुआ है, और झूठी कहानियां भी नहीं बना पा रही थी, और इसलिए ही वो लोग अलग हो गए थे। खैर तभी वहां पर डाल्टन का छोटा भाई फॉस्टर आ जाता है और डाल्टन की बनाई हुई पेंटिंग को देखता है जिसके अंदर पोजेस्ड हालत में जोश था। अब हम डाल्टन को देखते हैं जो कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन में चला जाता है, और अब वो उस वक्त को देखता है जब जॉश प्रोसेस होकर सबको मारने वाला था, और तब यंग डाल्टन अपने रियल फादर जॉश की सोल को द फर्दर में वापस लाने के लिए एस्ट्रल प्रोजेक्शन में जाता है और उनको ढूंढने लगता है। खैर अब वो खुद को किसी अजीब सी जगह पर पाता है और यहाँ पर उसकी मेमोरी से जुड़ी बहुत सी चीजें थी जिससे उसे उस साल का सब कुछ याद आ जाता है। अब हम उसी डीमन को देख पाते हैं जिसने यंग डाल्टन को भी पकड़ा हुआ था, और वो डीमन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है जिससे कि वो जाग जाता है। लेकिन यहाँ पर असल में हुआ ये था कि उस डीमन ने फाइनली डाल्टन की बॉडी को ही ले लिया था जो वो हमेशा से चाहता था, और तभी वहाँ पर क्रिस भी आ जाती है जिससे कि वो डीमन उसे खत्म करने की तैयारी करने लगता है। तभी हम जॉश को देख पाते हैं जो कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन में जाता है और डाल्टन को ढूंढने लगता है क्योंकि अब भी उसको ही अपने बच्चे को बचाना होगा। वो डाल्टन को ढूंढता है जो कि उसे कहता है कि उसने सबको मारने की कोशिश करी। बेसिकली यहाँ पर डाल्टन की रियल स्पिरिट को अपनी बॉडी के अंदर वापस जाना होगा ताकि वो डीमन वहां से बाहर निकलकर अपनी दुनिया में चला जाए। फिर वो लोग वहां से भागने लगते हैं और रेड डोर के बाहर निकल जाते हैं, और जॉश डोर को होल्ड करके रखता है कि उन्हें यहाँ पर सब कुछ रोकना पड़ेगा। इस पर डाल्टन कहता है कि वो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन जॉश कैसे भी करके डीमन को यहीं पर रोकेगा और वो डाल्टन को यहाँ से जाने को बोलता है। और यहाँ पर डाल्टन की बॉडी पोजीशन में क्रिस पर हमला करती है और यहाँ पर और भी बहुत सारे भूत आ जाते हैं, लेकिन अब तक डाल्टन की स्पिरिट उसकी बॉडी में वापस आ गई थी और वो होश में आ जाता है। अब तभी हम जोश को देख पाते हैं जो कि पूरी कोशिश करते हुए उस डोर को होल्ड कर रहा था और ये कहता भी है कि ये सब उसके साथ ही खत्म होगा। खैर वो डीमन डोर तोड़ने लगता है और बाहर आने ही वाला होता है, लेकिन तभी डाल्टन अपनी बनाई हुई पेंटिंग के डोर पर ब्लैक पेंट करने लगता है जिससे कि वो डोर यहाँ द फर्दर के अंदर ही बंद होने लगता है क्योंकि उसने ही ओपन किया था। अब जैसे ही डाल्टन अपनी पूरी की पूरी पेंटिंग को रंग देता है तो उसके बाद में क्रिस उसको बोलती है कि उसे इस पेंटिंग को जलाना होगा, लेकिन डाल्टन बोलता है कि उसको अपने पास ही सेफ रखना होगा, इसको महफूज रखना होगा ताकि ये फिर से ओपन ना हो जाए। यानी कि इनकी मेमोरीज को मिटाना बिल्कुल भी सही नहीं था। आगे जोश भी वापस अपनी दुनिया में आ जाता है और सब कुछ ठीक हो गया था और डाल्टन के साथ उसके रिश्ते भी अच्छे हो गए थे। फिर जोश जैसे ही बाहर आता है तो उसको यहाँ पर एलिस की स्पिरिट दिखाई देती है जो कि उसको कहती है कि उसने काफी अच्छा काम किया और उनका फ्यूचर काफी ब्राइट है, लेकिन बस उसको एक बात का ध्यान रखना होगा कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हुए कहीं फर्दर में बहुत ज्यादा दूर न चला जाए। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।